हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम स्टेबिलिटी एंड फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। सो बेसिकली इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन और जो कॉन्सेप्ट है उसको भी एक बार देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी रेफर्स टू, सो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मतलब कि एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रेजिस्ट एंड रिकवर फ्रॉम द डिस्टर्बेंसेस। मतलब कि किसी भी इकोसिस्टम में अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो जाती है या वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब का मतलब है कि पोल्यूशन की वजह से, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, वाइल्ड फायर या अर्थक्वेक, सुनामी, किसी भी रीजन की वजह से अगर डिस्टर्बेंस आता है और इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो कितनी एबिलिटी है उस इकोसिस्टम की, क्या उसकी क्षमता है, कितना उसमें पोटेंशियल है कि वो आने वाले जो आ रहा है डिस्टर्बेंस उसको रेजिस्ट करे। और साथ ही साथ अगर डिस्टर्बेंस आ चुका है या अगर नेचुरल कैलेमिटी आ चुकी है, अगर उसने इकोसिस्टम को एक तरीके से उसके स्ट्रक्चर को या उसके फंक्शन को अगर खराब कर भी दिया है, तो उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो रिकवर कर सके अपने आप को। सो दैट एबिलिटी इज नोन एज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मीन्स इकोसिस्टम मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन डिस्पाइट ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस। सो बेसिकली इसको आप ऐसे समझिए, जैसे हम जब इम्यूनिटी की बात करते हैं तो इम्यूनिटी इज समथिंग कि हमारी बॉडी कितना बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एक्सटर्नल स्ट्रेस है, एक्सटर्नल जो डिजीजेज है उनसे कितना लड़ पाती है, तो वो हमारी इम्यूनिटी है। तो उसी तरीके से इकोसिस्टम स्टेबिलिटी इकोसिस्टम की इम्यूनिटी है। तो एक्सटर्नल स्ट्रेसेस को लेके इकोसिस्टम की क्या एबिलिटी है कि वो कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, कितना रिकवर कर पा रहा है एक्सटर्नल स्ट्रेस से। सो दैट इज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिस्टर्बेंस। अब मान लीजिए कि किसी इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस हो चुका है या इकोसिस्टम में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंजेस आ चुके हैं, तो दैट एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, जैसा इकोसिस्टम था, जिस ओरिजिनल स्टेट में उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर था, तो वो एबिलिटी कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही वापस से बाउंस बैक करे, वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिकवर होके वापस से उसी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर सके आफ्टर डिस्टर्बेंस, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेजिलियंस। सो रेजिलियंस इज समथिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिकवर आफ्टर बीइंग डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब्ड होने के बाद भी अपने फंक्शन को, अपने स्ट्रक्चर को वापस से वैसे ही रिस्टोर करना, उस कैपेसिटी को कहा जाता है रेजिलियंस पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा मेनली या मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी में? तो अगर मैं बात करूँ स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, अगर इकोसिस्टम डाइवर्स है, अगर उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, स्पीसीज रिचनेस उसमें काफ़ी अच्छी खासी है, अच्छी रिचनेस है उसमें, if that ecosystem have more number of species, तो performing various ecological roles enhancing stability, तो उससे क्या होता है कि क्योंकि अलग अलग वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, तो फूड चेन, फूड वेब भी स्टेबल रहेगा, इकोसिस्टम कोलैप्स नहीं होगा, अलग अलग इकोलॉजिकल रोल्स होंगे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होंगे, उनकी अलग अलग निश होगी, तो ये क्या करता है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है। रेजिस्टेंस ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर्स टू, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि इकोसिस्टम रेजिस्ट कर रहा है, तो हाउ इट इज रेजिस्टिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो एबिलिटी टू अवॉइड चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस। मान लीजिए कि कोई वाइल्ड फायर हुई है वहाँ पे, या फिर अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड हुआ है, तो इकोसिस्टम की वो एबिलिटी कि वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज ना होने दे, अवॉइड करे चेंजेस को। सो दैट एबिलिटी इज नोन एज रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस का मतलब है बेसिकली रोकना। तो रेजिस्टेंस जो है इकोसिस्टम की वो कैपेसिटी है कि वो एक्सटर्नल स्ट्रेस पे विथस्टैंड कर पा रहा है। बिना किसी चेंजेस के विथस्टैंड कर पा रहा है, मतलब कि बिना किसी अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में चेंज किए बिना वो एक्सटर्नल स्ट्रेस को टॉलरेट कर रहा है। सो दैट एबिलिटी टू अवॉइड इज नोन एज रेजिस्टेंस। विच इकोसिस्टम सोज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, कौन से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है? तो अगर हम बात करें सभी में से, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, क्योंकि ट्रॉपिक, जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी का होना ज़रूरी है, तो आप इसको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कंपेयर टू अदर इकोसिस्टम, डेजर्ट के मुकाबले, टुंड्रा के मुकाबले, कोरल रीफ्स के मुकाबले, तो इन सभी इकोसिस्टम्स के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे
काफ़ी अच्छी खासी यानी कि वेराइड अमाउंट ऑफ वेराइड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ की स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड वेब क्रिएट होते हैं, अलग अलग निशेज होती हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस मेक दिस इकोसिस्टम हाईली स्टेबल, जिसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है एक हाईली स्टेबल इकोसिस्टम हो जाता है। मोनोकल्चर प्लांटेशन आर लेस स्टेबल, क्योंकि मोनोकल्चर प्लांटेशन कम स्टेबल है, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू पेस्ट एंड डिजीज। मोनोकल्चर में क्या होता है कि एक ही तरीके के हमने प्लांट लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर स्पीसीज में, मान लीजिए कि ये जो स्पीसीज है ये पोटैटो की है, अब पोटैटो की स्पीसीज में जो भी डिजीज लगेगी वो तो सभी पोटैटो के प्लांट्स में लगेगी, है ना। तो उससे क्या होता है कि सभी के सभी जो प्लांट्स होते हैं वो चांसेस होते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ड्यू टू पेस्ट इन्फेस्टेशन वो खराब हो जाते हैं। सो मोनोकल्चर प्लांटेशन में क्या होता है, दे आर मोर प्रोन टू डिजीज एंड पेस्ट। सो क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है वहाँ पे, मोनोकल्चर है, एक ही तरीके के पौधे हैं, सो ये क्या हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, दे आर लाइक थ्रेटन्ड मोर वल्नरेबल टू सिंगल डिस्टर्बेंसेज लाइक पेस्ट और पेस्ट आउटब्रेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता है। तो बायोडाइवर्सिटी तो अफेक्ट करती है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होने की वजह से, रिचनेस होने की वजह से इकोसिस्टम स्टेबल होगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी अफेक्ट करता है। जेनेटिक वेरिएशन अगर स्पीसीज में होंगे, यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर होगी तो वो भी अफेक्ट करेगा। बट सोलर रेडिएशंस क्या होता है, अफेक्ट नहीं करता है। तो सोलर रेडिएशंस होने ना होने की वजह से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि प्लांट की हेल्थ पे, प्लांट की जो फंक्शनिंग है, फोटोसिंथेसिस है, उस पे सोलर रेडिएशन का फर्क पड़ेगा, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, तो उस पे कोई ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे सोलर रेडिएशंस का। कीस्टोन स्पीसीज मेंटेन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, कीस्टोन स्पीसीज इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं, कैसे? क्योंकि कीस्टोन स्पीसीज क्या करती है, पॉपुलेशन को रेगुलेट करती हैं। कीस्टोन स्पीसीज जैसे कि वो प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं, दे मेंटेन अ बैलेंस इन इकोसिस्टम बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स। तो कीस्टोन स्पीसीज क्या करती हैं कि अपने सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे जो स्पीसीज हैं और अपने प्रिसीडिंग ट्रॉफिक लेवल पे जो स्पीसीज थी उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करके क्या करती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को स्टेबल या मेंटेन करने का काम करती है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, हैबिटेट जब फ्रेगमेंट होते हैं तो एज इफेक्ट क्रिएट होता है। तो एज इफेक्ट क्रिएट होने की वजह से और आइसोलेशन होने की वजह से स्पीसीज का, तो ये कोर हैबिटेट से क्या कर देता है, जो फ्रेगमेंटेड हैबिटेट है वो अपने कोर हैबिटेट से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और अलग हो जाता है। तो ये पॉपुलेशन को आइसोलेट कर देता है, और आइसोलेशन की वजह से पॉपुलेशन में डिस्टर्बेंसेस के चांसेस, वल्नरेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी उन पे खतरा बढ़ जाता है। अभी ग्रुपिज्म नहीं रहा ना, तो स्पीसीज दे आर मोर प्रोन टू डिस्टर्बेंसेस, तो डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की रेजिलियंस पावर किसकी वजह से इंक्रीज होती है। अब रेजिलियंस क्या था, रेजिलियंस मतलब कि इकोसिस्टम वापस से अपनी स्टेट को रिकवर कर ले जिस स्टेट में इकोसिस्टम था। तो रेजिलियंस पावर किसकी वजह से बढ़ती है, अगर कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, फंक्शनल रिडंडेंसी है, तो फंक्शनल रिडंडेंसी की वजह से और कॉम्प्लेक्स फूड वेब की वजह से रेजिलियंस जो है इंक्रीज हो जाता है इकोसिस्टम का। सो मल्टीपल स्पीसीज परफॉर्मिंग सिमिलर इकोलॉजिकल रोल्स हेल्प इकोसिस्टम रिकवर क्विकली आफ्टर डिस्टर्बेंसेस। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड वेब है, मतलब वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज जो कि इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, फीडिंग हैबिट जो कि सेम है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की, मतलब निशेज अगर सेम है, सो ये क्या करता है कि अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, एक स्पीसीज इंडेंजर्ड होती है, एक स्पीसीज अगर थ्रेटन्ड भी होती है, तो बाकी स्पीसीज हैं उसकी जगह लेने के लिए, तो इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो मल्टीपल स्पीसीज अगर परफॉर्म कर रही है सेम इकोलॉजिकल रोल, यानी कि मल्टीपल स्पीसीज की अगर निश अगर सेम है, तो ये इकोसिस्टम को रिकवर करने में हेल्प करता है डिस्टर्बेंसेस से। सो this is it we have in our ecosystem stability part.
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में. सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज डू फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर योर क्वेरी. तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए. एंड लर्निंग शुड बी कंटेजियस, सो यू शुड कीप लर्निंग. एंड बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, ताकि जिनको आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो उनको भी पता चले और वो भी अपनी प्रिपरेशन को रेज्यूम करें. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. बाय बाय.